के साथ फौजिया शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ गाइड और इस उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लिसनर्स हम शुरू कर रहे हैं। आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। मौसम भी बदल रहा है और इसके साथ साथ जो है वो हम एक बहुत बड़े इवेंट में भी जा रहे हैं, तो कुछ थोड़ी सी टेंशन भी है और इसके अलावा खुशी भी है। सारे मिले जुले से जज्बात हैं और इसमें अपना ख्याल आपको कैसे रखना है इस पर हम बात भी करते हैं। जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो आज हम एक ऐसा मौज़ू अपनाने जा रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि हर शख्स जो है किसी न किसी वक्त उससे दो चार होता है। यानी कहा जाता है अच्छा कभी ये कि डिप्रेशन है, कभी ये कि अच्छा एंजाइटी हो रही है, कभी ये भी होता है कि अच्छा मूड ठीक नहीं है। इन सारी बातों के पीछे क्या है और जो इसके लिए स्पेशल जो है वो डे भी मनाया गया, यानी मेंटल हेल्थ वर्ल्ड डे जो है कुछ दिन पहले ही मनाया गया और उसमें जो थीम रखा गया और उसमें था कि मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी, यानी ज़हनी सेहत और तंदुरुस्ती को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए। जेलिसस जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहबान, तो आज हमारे साथ हैं कंसल्टेंट हैं साइकेट्री में हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में, और पहले भी हमने इनके साथ प्रोग्राम किया और हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह हमारे जो मालूमात हैं उसमें इजाफा होगा। और इसके अलावा ये कि ऐसे जो इश्यूज हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, यानी जो बात की गई, जैसे कि वर्ल्ड डे मनाया गया और थीम भी ये रखा गया कि सबसे ज्यादा अहमियत इसको दी जाए, और उसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर यूसुफ इकबाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं और अपने जो बहुत ही ज्यादा बिजी आपका स्केड्यूल होता है उसमें से हमें आप टाइम देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और लिसनर्स आप हमारे साथ आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप आइए 66622107, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर आप पूछिए, जैसे जैसे हम बात करेंगे डिस्कशन आगे चलेगी कि क्या है और इसमें होता क्या है, ज़हनी सेहत जो है वो क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों अहम है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 44874299 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जी लिसनर्स, बात हम जैसे मैंने कहा कि आज हमारे साथ हैं कंसल्टेंट हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में HMC में डॉक्टर यूसुफ इकबाल। डॉक्टर साहब जैसे कि ये जो डे मनाया गया अभी वर्ल्ड डे जो मेंटल हेल्थ जो मनाया जाता है उसका कोई खास मकसद होता है, क्या है, क्यों? जी बिल्कुल, ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस लोगों की आगाही बढ़ जाए हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में। और जो इस तरह हम देखते हैं स्टिग्मा जो होता है, एक नेगेटिव किस्म का जो एक हमारी सोच बन गई है मेंटल हेल्थ के बारे में कि किस तरह उसको टैकल करें, और मेंटल हेल्थ जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके लिए हम किस तरह शुरू में ही हेल्प सीख कर लें, ठीक है ना, प्रोफेशनल से। तो उस सिलसिले में ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। डॉक्टर साहब इसका जो थीम है जो इस साल रखा गया 2022 के लिए 2022 में, जैसे कि है कि मेक अ मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, तो इसको उन्होंने पूरी दुनिया में आलमी सतह पर एक सबसे ज्यादा कहा कि अहमियत दी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसकी बड़े रीजंस हैं। एक तो ये कि जो मेंटल हेल्थ है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, ये कंसिडर किया जाता है कि जो सबसे ज्यादा जो डिजीजेस हैं जो हमारी
रोज़ाना की मामूलात को, हमारे काम को अफेक्ट करती हैं। डिप्रेशन उनमें एक बहुत कॉमन है। इसी तरह और जो हमारे डिजीज़ हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारे जो सोशल रिलेशनशिप वगैरह हैं, उन पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। और साथ ही एक बहुत बड़ा जो अलमिया होता है, जब एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर ख़ुदकुशी, सुइसाइड वगैरह हो जाती है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब बचाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो किस तरह इन चीज़ों के बारे में आगाही पैदा की जाए और किस तरह हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़हनी जो हमारी सेहत है उसका ख्याल रखें और कोशिश करें कि जिस तरह हम अपना फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, फॉर एग्जांपल वर्जिश का और इस तरह अपने खुराक का, तो इस तरह कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ का भी किस तरह ख्याल रखें ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हों और बीमारी से बचें। जी डॉक्टर जी, आपने जैसे एक अच्छा जो पॉइंट है वो ये कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और उसमें ये कि ये पर्सनैलिटी ही है, हम अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, हम एक्टिव हैं, हमें एक्सरसाइज जो है वो करनी है ज़रूरी, मगर ये कि जो उसी पर्सनैलिटी में कुछ इश्यूज भी हो जाते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज या ज़हनी सेहत के भी कुछ जो इश्यूज हैं, तो इसमें भी जैसे पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ये भी बहुत अहम है। जी। और जैसे आपकी अभी शुरू में भी बताते चलूँ अपने लिसनर्स को कि आप कि बिल्कुल भी आप खौफज़दा ना हो हेल्प लेने के लिए, और जैसे कि यहाँ 1600 पर आप कॉल कर सकते हैं और उसमें आपने क्या करना है, ये जो फैसिलिटी है सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक आप वहाँ हेल्प ले सकते हैं। कोई भी इशू है आप बता सकते हैं, और ये हफ्ते से लेकर थर्सडे तक, यानी हफ्ते से जुमेरात तक सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। मगर उसमें आपको करना ये है कि आप कॉल कीजिए 16000 यानी 16,000 पर। उसमें आपने लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है कि कोई भी है, अगर अरेबिक है या इंग्लिश है, जो उसमें आप कर सकते हैं। और उसके बाद मेंटल हेल्थ के लिए आपको 4 ऑप्शन जो है उसे प्रेस करना है। तो फिर आप कोई भी मसला है, छोटे से छोटा, अभी हम डॉक्टर साहब से बड़ी डिटेल में भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि कोई भी मसला हो तो आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम पॉइंट है और बहुत अहम मसला भी हम कहेंगे कि पूरी दुनिया पे ग्लोबली ही, जिसे हम मानते नहीं हैं कि बस थोड़ा सा ये कह दिया कि डिप्रेशन में चले गए हैं या कुछ, इसमें मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी। जाहिर है आप तो ऐसे केसेस ही आपके पास आते हैं जी। और फिर आप एक और बात करेंगे जो बहुत अहम है, खासतौर पर इस रीजन या जो अपने घरों से दूर हैं, लेबर हैं या कोई भी जो स्टाफ हैं, तो वो किस तरह से उनके जो कुछ ज़हनी सेहत जो है मुतासिर होती है घर से दूर रह के या कुछ, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, तो आपने 3 पॉइंट्स बताए। शुरू में आपने पर्सनालिटी के बारे में कहा कि उस बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर डिप्रेशन और फिर लेबर हेल्थ या इस तरह जो लोग हैं परदेश में रहते हैं। तो अगर हम पर्सनालिटी से शुरू कर लें तो पर्सनालिटी जो जिस तरह हम फिजिकली ग्रो कर रहे हैं कि हाइट बढ़ जाती है, इसी तरह और ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, इसी तरह हमारी पर्सनालिटी की भी ग्रोथ होती है जी। और वो ग्रोथ होती रहती है अप टू 18 साल तक जो होती है। और उसमें पर्सनालिटी किसको बोलते हैं? एक पर्सनालिटी ये होती है कि आप दूसरे के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं, कैसा आपका ताल्लुक, आपका रिलेशनशिप कैसे है आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके जो काम करने वाले हैं उनके साथ किस तरह है, आप सोचते किस तरह हैं, مثبت सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, आपके एहसासात किस तरह हैं, आपके एहसासात बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पे, या इस तरह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं,
یا حد سے زیادہ شک کرتے ہیں تو اس طرح ایک ہماری ایک پرسنالٹی ایک وہ بن جاتا ہے نا. تو انفارچونیٹلی بعض اوقات ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ ہمارے اس طرح ہوتے ہیں کہ جینز میں ہوتے ہیں جو مطلب ہم والدین سے اس طرح انہیریٹ کرتے ہیں, ان میں تو مطلب وہ افیکٹ کر سکتے ہیں ہماری پرسنالٹی میں کچھ ٹریٹس, اور کچھ پھر اکثر بچپن میں اس طرح کے جو ہمیں ماحول ملتا ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس میں یہی میں پوچھنے والی تھی کہ کیا ریزنز کیا ہوتے ہیں, جیسے آپ نے اتنے سارے ہمیں پوائنٹس بھی بتائے, جیسے کہ ڈیولپمنٹ ہی جیسے ڈیولپمنٹ سے آپ نے اسٹارٹ کیا کہ باقی چیزوں کی گروتھ ہے, تو اس کی ہماری جو ذہنی سطح ہے, ذہنی جو صحت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے کس لیول پہ چلتی ہے, تو کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں بہت اہم ہوتے ہیں؟ ہاں, تو اس میں ایک بولتے ہیں اٹیچمنٹ, جو ہمارے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ کے ساتھ کس طرح ان کا تعلق ہے, جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ مجھے خطرہ نہیں ہے, اگر میں ماں کے قریب ہوں گا تو وہ مجھے پرووائڈ کرے گی, مطلب جو فوڈ ہے پروٹیکشن, ٹھیک ہے, کس طرح پرووائڈ کرے گی. جیسے چھوٹا بچہ وہ تو یہی ہے نا کہ اس کو کھانے کے لیے چاہیے, اگر رو رہا ہے تو کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا. تو ادھر سے ہماری وہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے نا, تو اس میں ہم کس طرح کس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز پھر اس ایلیمنٹ بن جاتا ہے. پھر اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ, انفارچونیٹلی اس طرح فیملی میں ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر بہت زیادہ اسٹریس ہو یا پیرنٹس کی بھی آپس میں جو ہے ہاں کبھی سپریشن ہو جاتی ہے, یا پھر پیرنٹس آپ کے انفارچونیٹلی بچوں کے سامنے آرگیو کریں, یا پھر ڈومیسٹک وائلنس جس میں اگر آپس میں ابیوز وغیرہ ہو جائے یا بچوں کو ابیوز ہو جائے, اس میں ہر قسم کا ابیوز ہو سکتا ہے. ابیوز آپ ایموشنلی بھی ہو سکتے ہیں کہ بچوں کو گالیاں دینا, اس طرح ان کو ہر ایک چیز پہ مطلب ڈانٹنا بغیر وجہ کے. ایک تو مطلب یہ کہ آپ ان کو کریکٹ کریں یا بغیر وجہ کے آپ, یا اس طرح ان کو مارنا, یا اس طرح کے ان کو سیکشل ابیوز, اس طرح بعض بچے سفر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پرسنالٹی, جس طرح ہم فزیکلی ڈیولپ ہوتے ہیں, خدا نہ کرے کوئی ہمیں انجری ہو جائے تو وہ ایک اسکن پہ یا باڈی پہ ایک نشان سا رہ جاتا ہے. تو اس طرح یہ جو ابیوز یا اس طرح ہوتا ہے تو ہماری پرسنالٹی پہ بھی ایک اسکار, ایک نشان سا رہ جاتا ہے. اور خاص طور پر ذہن, مطلب جو برین ہے یا جیسے آپ اس پر بھی وہ پورا جو نشان ہے وہ ہے. بالکل جی, بالکل وہ رہ جاتا ہے. کسی بھی انجری جب بات کرتے ہیں ہم تو اس میں بھی ہاں, تو وہ یہ سائیکولوجیکل ہم پہ نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. پھر اس طرح مطلب بچپن میں اگر انفارچونیٹلی ڈرگ ابیوز وغیرہ شروع ہو جائے, جیسے کینیبس چرس وغیرہ, یا وہ اس طرح, وہ بھی کافی نیگیٹولی ہم پہ افیکٹ کر سکتی ہے. بلینگ ایک ہوتی ہے, بہت زیادہ سیریس ایشو ہے اسکولز میں, اور اس میں کہ اس سے بچے کی کس طرح کانفیڈینس اور اس کا وہ پرسنالٹی کس طرح نیگیٹولی افیکٹ ہوتی ہے نا. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں, اور کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ پرسنالٹی نیگیٹولی افیکٹ ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر مطلب یہ ایک بڑا سینسٹیو سی بات ہے کہ اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی پھر بول لیتے ہیں, کہ اس میں ایز سچ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ڈپریشن ہو گئی ہے اس کو دوائی دے دو ٹھیک ہو جائے گا. وہ انفارچونیٹلی جس طرح جیسے نارمل لائف ہے تو اس میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ وہ پھر وہ الگ سے فیل کیا جاتا ہے اس شخص کو. ہاں, تو پھر پرسنالٹی ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میرے بدن پہ ایک زخم کا نشان رہ گیا ہے تو پرسنالٹی ان کی ہوتی ہے, وہ مطلب ٹھیک انفارچونیٹلی نہیں ہوتی. اس میں دوسرے کے ساتھ تعلق بہت مطلب صحیح نہیں ہو سکتا. کبھی آپ کسی سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو, حد سے زیادہ پھر نفرت کرتے ہو, دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا. جی ایگزیکٹلی, کہ آپ خوش ہوں گے یا پھر آپ خفا ہوں گے. اگر میں آپ سے بات کروں, آئی ایم ناٹ شیور کہ مجھے آپ ڈانٹ نہیں دیں گے بغیر. ہاں, آپ یہ تو نہیں کہیں گے ہاں جی میں تو جو ہے نا تم نے یہ کیا تو بھی میں جو ہے نا خودکشی کر لوں گا, یا پھر حد سے زیادہ غصے ہو جانا, یا اس طرح حد سے زیادہ شک کرنا انڈیو نا. تو اس طرح کے کچھ علامات ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ علامات رہتے ہیں ہر وقت.
अच्छा, ठीक है ना, सालों तक उस तक वो पर्सनैलिटी, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी वो हो जाती है, थोड़ी बहुत अफेक्ट हो जाती है, इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था डिप्रेशन से। डिप्रेशन एक इस तरह बीमारी है कि वो मतलब आ जाती है तो कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक रहती है, उस ट्रीटमेंट से फिर वो मतलब वो वापस ठीक हो जाते हैं ना। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का थोड़ा हर वक्त मौजूद होता है हमारे साथ, उसकी ट्रीटमेंट भी फिर वो मतलब काफी इंटेंस ट्रीटमेंट के इस तरह आप उनके साथ वो साइकोलॉजिकल थेरेपी, हाँ डिटेल में वो किस तरह करते हैं और किस तरह उनको स्टोरी को वापस बिल्ड करते हैं, उनको ट्रस्ट उनको उनमें डेवलप होता है, उनका बिहेवियर कि वो डेंजरस बिहेवियर नहीं करें। तो इसको ये मेरे ख्याल में समरी में जी बिल्कुल यही। इसमें डॉक्टर साहब अगर आपके पास जैसे कोई पेशेंट आया है, मतलब हम आपसे थोड़ी सी वो डेमो हम जरूर चाहेंगे, तो फिर आप क्या उससे क्या क्वेश्चन करते हैं कि आप वहां तक पहुंच पाते हैं या डायग्नोज कर देते हैं कि ये शख्स जो है इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? हाँ, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अच्छा अक्सर आपके पास आते वो क्यों हैं? हाँ, ये अक्सर ये तो आते ही नहीं है जी, ये क्योंकि वो ज्यादातर इस तरह होता है कि हम अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है मैं खुद ही मैनेज करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, अपने अंदर ही रखता हूँ बात को। शायद मेरी जो लाइफ पार्टनर है, मेरे इमीडिएट फैमिली या दोस्त, उनको पता हो, लेकिन मैं मतलब कि कोई एक स्टिग्मा भी होता है, सारा कुछ तो हेल्प नहीं सीख करते। हेल्प अक्सर वो इस तरह करते हैं अगर वो कोई फॉर एग्जांपल अपने आप को हर्ट करे, कोई मतलब काट लें या प्रेजेंट करते हैं, हाँ जी, या फिर इस तरह सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह कर लें, तो उस तरह अक्सर हो जाता है। या फिर ये हो जाता है कि बंदा हद से ज्यादा शाय है, हद से ज्यादा एंग्शियस है, ठीक है, वो सोशलाइजेशन नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से उसका फॉर एग्जांपल काम, उसका फॉर एग्जांपल दोस्ती सारी इफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो वो भी मतलब एक वो हो सकता है, ठीक है, हद से ज्यादा शकी है फॉर एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल कहूँ कि यार ये जो मेरा भाई है इसको मैं दिखाता हूँ ये तो ठीक नहीं है, मतलब से शक करता है, गुस्से करता है, ये क्या है, तो वो फैमिली वाले ज्यादा नोट कर लेते हैं और वो फिर ले आते हैं। लेकिन ज्यादातर वो जो होता है सेल्फ हार्म अपने आप को या सुसाइड अटेम्प्ट, तो उसके बाद अक्सर आ जाते हैं। कभी ऐसे हुआ है जैसे कि अगर ऑफिस की बात की जाए और मतलब हाई प्रोफाइल लोग भी हैं, तो उनमें भी बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखा जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा वो डोमिनेंट हैं, मगर वो एकदम से, जैसे आपने पहले कहा था, उनकी जो मूड है वो एकदम ऐसे बहुत ज्यादा खुश हैं, यूफोरिक, बिल्कुल पता नहीं चलता क्या है। तो क्या हुआ कि हमें दिखाना चाहिए, हमें कोई हेल्प लेनी चाहिए या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना? इसमें एक जो मैं पॉइंट हाईलाइट करूंगा, ये जो कुछ मतलब थोड़ा बहुत जो होता है हम सब में कुछ होते हैं, लेकिन इसको डिसऑर्डर हम तब बोलेंगे कि उसकी वजह से फॉर एग्जांपल हमारी जॉब लूज होना शुरू हो जाए, शादी खत्म होना शुरू हो जाए, या इस तरह कोई सीरियस प्रॉब्लम आ जाए, पुलिस का प्रॉब्लम आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो हमारा जो डे टू डे हमारा काम है, हमारा फंक्शनिंग है, वो असरअंदाज सीरियस। जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि अगर इस तरह ऑफिस में आप देख लें या फैमिली में कोई देख लें कि वो इस तरह है, हाइपर हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, उसके बाद वो ठीक नहीं है, मगर जो जिस पर ये सारी चीजें असरअंदाज हो रही होती हैं, तो उसकी तो बहुत ज्यादा वो फील करता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। हाँ, तो उस सिलसिले में जिस तरह हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आप मेंशन कर रहे थे बुलिंग और हरासमेंट, आई थिंक एक रिलेटेड सब्जेक्ट है। हाँ, वो जरूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ की वजह से हो, बाज़ लोग मतलब होते हैं कि सकते हैं, हमारी
نیند افیکٹ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری اپنی پرفارمنس افیکٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کو اگر کوئی ہر وقت برا بھلا کرے وداؤٹ اینی ریزن, بغیر کسی وجہ کے, تو آپ مطلب آپ کو کانفیڈینس نہیں ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہراسمنٹ کی, تو ہمارے جو لائن مینیجر ہیں یا اس طرح ایچ آر کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ان اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ویل بینگ والے, تو ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہم اس کو پیشنٹ کہہ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پرمیشن لینی ضروری ہے. اچھا, اس میں نا آپ کسی اگر فار ایگزامپل کوئی بلی کر رہا ہے ہمیں, یا ہم, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مینٹل النس ہے, جی نہیں, جیسے وہ تو ایک الگ پوائنٹ, مگر یہ اگر جیسے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے تو وہ محسوس کیا کرتے ہیں, مطلب میں پوچھنا چاہوں گی. عام جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا سائن وہ کیا ہیں, سمٹمز کیا ہیں, تو وہ کیا محسوس کرتا ہے خود سے جو وہ شخص ہے جس کو ہیلپ چاہیے, کچھ نہ کچھ ایشو ہے اس میں. اچھا, ڈفرینٹ گریڈز ہوتے ہیں نا, تو فار ایگزامپل جو اسٹریس, اگر اس کو ہم ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن بھی بول سکتے ہیں, کہ اگر اس طرح کوئی موقع ہو مطلب کہ فوراً آ گیا, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ نیند نہ آنا, ٹھیک ہے, چڑچڑاپن ہو جانا, کام صحیح نہیں کرنا, ٹھیک ہے, یا اس طرح ہر وقت پریشان رہنا, ہر وقت بہت زیادہ سوچ رہنا, ڈر رہنا کہ کیا ہوگا, اس طرح. تو یہ ارلی مطلب خوف زدہ رہنا, کیا ہونے والا ہے نا, انسرٹینٹی کہ یہ تو میں دوبارہ جا رہا ہوں, اور وہ بندہ میرے ساتھ کیا کرے گا, ٹھیک ہے, اور اس طرح فزیکلی آپ کی باڈی بھی آپ کو بتاتی ہے, دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, سانس نہیں آتی, پسینہ آتا ہے, بدن کامتا ہے. تو یہ مطلب ارلی سائنز ہیں, لیکن بعض اوقات حالانکہ وہ میڈیکلی مطلب اس پہ کچھ وہ نہیں ہوتا, جیسے کہ انزائٹی کی وجہ سے دل بہت زیادہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, پلپیٹیشن جیسے آپ نے کہا. تو اگر اسی کو جب زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن, اور پھر وہ کبھی بلڈ پریشر زیادہ ہے, کبھی ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہے, کبھی ہم معدے کا پرابلم ہے, وہ بھی ہو سکتے ہیں. جی ہاں, وہ پھر بالکل آپ ڈاکٹر فوزی صحیح بول رہی ہیں. اس میں جب پھر اگر اس لیول پہ چلا جائے جس میں اگر ڈپریشن ڈیولپ ہو جائے, جو آپ کا نیکسٹ کوشچن تھا اس سے ریلیٹڈ بھی ہے, تو اس میں ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ ہم ابھی مطلب ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, پروفیشنل 16,000 کو کال کرنا ہے, یا اس طرح اپنے پرائمری کیئر ڈاکٹر کو دیکھنا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا مطلب مزاج ہر وقت اداس رہے, ٹھیک ہے, روزانہ اسپیشلی صبح کے وقت اٹھنے کے بعد جب ہوتا ہے, وہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے یہ انڈیکیٹر, ایٹ لیسٹ 2 ہفتے تک مسلسل, ٹھیک ہے. ساتھ میں پھر مطلب کسی کے ساتھ بات کرنے کا جی نہیں چاہے, من نہیں چاہے, تھکن ہو بغیر کسی وجہ کے, نیند نہ آئے, یا تو بندہ سو جائے پھر جلدی اٹھ جائے, ٹھیک ہے نا, صحیح پوری کھانے کا دل نہیں چاہے, بندے کو مطلب بہت زیادہ اس طرح ہو, گلٹ فیل ہو کہ یار میں نے یہ غلط کیا بغیر کسی وجہ کے. چھوٹا سا بھی کوئی کام کر رہے ہیں, اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس میں گلٹ میں چلے جاتا ہے, میری وجہ سے ساری دنیا میں جو برے کام ہو رہے ہیں وہ میری وجہ سے. تو اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے انفارچونیٹلی, اگر بہت ایکسٹریم میں چلا جائے تو وہ اس طرح خودکشی کی سوچ آنا, یا یہ ہو جانا کہ یار یہ اچھا ہے کہ میں بس مر ہی جاؤں, یہ کیا ہو رہا ہے نا. فزیکلی بھی ایک بہت سینسیٹیو سی بات ہے, لیکن بہت ضروری ہے ہماری ہیلتھ کے لیے. ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی. وہ یہ کہ اگر آپ کی ریلیشن شپ, آپ کا جو سیکشول پرسنل لائف ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹولی افیکٹ ہو جائے, اس طرح آپ فار ایگزامپل کنسنٹریٹ نہ کریں, آپ کا مطلب ادھر ادھر آپ کا دھیان فوکس وہ نہ ایک جگہ پر نہ ہو, یا کوئی ایک کام کر رہے ہیں وہی نہیں, رینڈملی بہت سارے کام جو ہے نا وہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کا ذہن ادھر ادھر انتشار میں چلا جاتے ہیں نا. تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں, مطلب اگر جو ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور بھی کافی وجوہات ہوتی ہیں, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے. تو اس میں انسان کو مطلب یہ اس طرح آپ نے پوچھا نا کہ ہم کیسے پتہ لگا کہ میں ڈپریس ہو گیا ہوں, تو انسان کو خود کیسے پتہ چلے. جی دوسرے لوگ تو دیکھتے ہیں, جیسے ساری چیزیں
चीजें नजर आ रही होती हैं तो कहा जा सकता है कि अच्छा ये शख्स कुछ ना कुछ मसला है। तो ये कि खुद जैसे खुद महसूस करे, बाज़ औक़ात महसूस नहीं किया जाता, वो समझते हैं शायद ऐसे ही है। और एक मैं ऐड करूंगा, उसको बोलते हैं PHQ-9। ये PHQ-9 एक आप गूगल कर लें तो उसमें आप देख लें, ये एक क्वेश्चनियर होता है ना, हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है। उसमें हम खुद ही अपने आप को सिम्टम्स को स्कोर कर सकते हैं कि ये कितना है। तो अगर स्कोर फॉर एग्जांपल एक कट ऑफ से ज्यादा हो जाए तो वो इंडिकेट करता है कि हाँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी जो है हेल्प सीख करनी चाहिए। तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह एंग्जाइटी के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं GAD-7 अगेन आप उसको गूगल कर लें तो इजीली आपको मिल जाएगा। हर एक लैंग्वेज में हम ये मतलब हम खुद ही कर सकते हैं इनको, वो उसमें एंग्जाइटी के जितने सिम्टम हैं। और फिर अगर स्कोर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मुझे हेल्प चाहिए जी प्रोफेशनल की। और जी ये बहुत अच्छी आपने बता दी कि PHQ-9 अगर आप गूगल करें तो उसमें जो आपने क्वेश्चनियर है तो उसमें जैसे वो उन्होंने पूरा मेंशन वो एक तरीका दिया होगा तो उसमें डिप्रेशन का हम पता लगा सकते हैं। बाज़ औक़ात हम ये महसूस करते हैं, ये सोचते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो अगर हम क्वेश्चनियर जो हैं वो कर लें तो हमें पता चल जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर हम उस लेवल पर हैं तो फिर हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। जी बहुत जरूरी। अर्ली स्टेज पे मतलब ये मैं आपकी तरफ से ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट के अगर इस तरह हमें प्रॉब्लम हो रही है तो अर्ली स्टेज पे हम हेल्प सीख कर लें, बजाय इसके कि बहुत देर हो जाए और फिर खुदा न करे इस तरह कुछ बुरा हो जाए या हमारी मतलब पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो जाए, काम अफेक्ट हो जाए। मैंने बहुत मरीज देखे हैं पिछले जब से मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन 16-17 साल से, इसमें फैमिलीज खराब हो जाती हैं, डिवोर्स वगैरह हो जाती है, जॉब लोगों की चली जाती है, सुइसाइड हो जाता है, क्योंकि हम इतना डरते हैं कि अगर मैं कह दूं कि मैं डिप्रेस हूँ तो फिर क्या हो जाएगा ना। तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक तो जिस तरह मैंने बताया थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर सीरियस हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें चाहिए कि हम मतलब अर्ली स्टेज पे हेल्प वो कर लें। ठीक। इसमें डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा इतने सारे पॉइंट कि फैमिलीज इफेक्ट होती हैं, पूरी पर्सनैलिटी, उसका कैरियर, हर चीज़ जो है इफेक्ट होती है। तो फिर इसमें इफेक्ट हो रही है तो किस लेवल पे जाकर, जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें मेडिकल हेल्प जो है वो लेनी ज़रूरी है। तो क्या आपके पास कुछ मतलब इस तरह से पेशेंट खुद से आते हैं या उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं या उनके दोस्त या कोलीग्स जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं? हाँ, ज्यादातर तो हमारे पास पेशेंट्स खुद ही आते हैं। अच्छा, और हम फील करते हैं कि कुछ ना कुछ है मसला, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना अक्सर। और फिर वो जिस तरह आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, हमारे कल्चर में स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में ये होता है, या इधर अरेबियन कल्चर में भी हमें ये अच्छा नहीं लगता हम बोलें कि यार मैं तो उदास हूँ। तो ये अच्छा ज्यादा है कि यार ये मेरे मैदे में गैस है, फॉर एग्जांपल ये इधर दर्द हो रहा है और हम डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है ना, उन्होंने सारे टेस्ट किए, सब कुछ ठीक है, बार बार जा रहे हैं। भाई जरा सोच लें कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, नींद आपकी खराब तो नहीं है, ठीक है ना, आपकी मतलब और सिम्टम तो नहीं है। तो वो भी एक कभी एक बड़ा वो मतलब होता है कि हमें ये अवेयर होना चाहिए कि ये अलामात किसी और वजह से तो नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब स्टूडेंट्स की अगर बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जो स्कूल से अगर निकलते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो उन्हें एक एसिडिटी की बड़ा मसला होता है और वो एग्जाम्स के जो नजदीक ज्यादा या उसके दौरान, तो उसका तो फिर यही मसला होगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है। इसमें बहुत सारी वजूहात में से ये भी हो सकता है। मुझे याद है मेरे जब एग्जाम था मेंबरशिप का ना रॉयल कॉलेज के साथ, उस रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात के 2:30 बजे तक 3 बजे, इतनी टेंशन हो गई थी एग्जाम की सुबह भी। तो कुछ ना कुछ चीज मेरे ख्याल में नेचुरल होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह होता है बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है जो बड़े अरसे तक होती है, तो उसमें
अगर आप फॉर एग्जांपल एसिडिटी की बात कर रही हैं, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल ऑफ कोर्स आप प्राइमरी केयर में डॉक्टर को दिखा दें, कोई मतलब वो जेन्युइन कोई और स्टमक का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंटासिड ले रहे होते हैं, मतलब इस तरह के जो है उसके बैक पे टेंशन और वही चल रही होती है। हो सकता है, मतलब ये मैं हाँ मैं ये नहीं कह रही उसकी वजह से होती है, लेकिन हाँ कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और अगर आप अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को सही वक्त पे ट्रीट ना करें तो उसकी वजह से हमारा जो बाकी वो सेहत है वो बहुत नेगेटिव मुतासिर होती है। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि अगर खुदा न करे किसी को हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद उनको डिप्रेशन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर इसको ट्रीट ना करें तो उस बंदे की जो है प्रोग्नोसिस जो बोलते हैं फ्यूचर में उसके जो हार्ट अटैक की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती जो होती हैं या फिर मौत वगैरह, उसके रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं डिप्रेशन की वजह से। तो इसी तरह और भी बहुत सारे डिजीजेस हैं जो अगर डिप्रेशन वगैरह को आप सही तरीके से ना ट्रीट करें तो मतलब उसका इफेक्ट हमारे बाकी सेहत पे भी बहुत नेगेटिव तरीके से हो सकता है। बिल्कुल सही। अभी देखिए कि ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, मगर साथ ही जो साइकेट्रिस्ट है वो भी होते हैं, साइकोलॉजिकल जो हेल्प है वो बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ भी हॉस्पिटल्स में भी जैसे अपने हार्ट की बात की तो उन्हें भी फिर वो काउंसलिंग की जाती है। जी हाँ, उसमें अच्छा डिफरेंट किस्म के वो फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल खुदा न करे किसी को कैंसर हो जाए तो अगर कैंसर उसके मेंटल हेल्थ को बहुत नेगेटिव इफेक्ट करे, ठीक है, तो उसके फॉर एग्जांपल जब अगर वो कीमोथेरेपी के लिए जाए, एडमिट हो, ठीक है, तो उसको चाहिए कि उधर कीमोथेरेपी अपने कंसल्टेंट से बात कर लें। उधर ही हमारी टीम मेंबर्स होते हैं हर एक हॉस्पिटल में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स हैं, उसको लिएजन कंसल्टेशन लिएजन साइकेट्री वाले कोलीग होते हैं ना, तो वो अवेलेबल होते हैं, तो उनसे हेल्प मिल सकती है। या फिर अगर वो उनको बहुत वो 16,000 तो आपने बहुत इजी बता दिया, 16,000 फोन पिक करें, कॉल करें, एनोनिमस कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। फोर ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कीजिए तो आपका कोई भी मेंटल इशू मतलब कोई भी ज़हनी मसला है, हम ये नहीं कहते कि मेंटल हेल्थ वो है, कुछ नाम से भी कुछ खौफजदा हो जाते हैं, मतलब इस तरह से, तो कोई भी मसला है तो कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, किसी को पता भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम अभी डॉक्टर्स ही मौजूद होते हैं जैसे कॉल। बिल्कुल, हम एक रिसर्च कर रहे हैं, उसके रिजल्ट इंशाल्लाह भी पब्लिश करेंगे। तो उसमें हमने नोट किया कि जो हमारे लोग हैं रिलेटिवली कम कॉल करते हैं, इवन दो जब बहुत ज्यादा बीमार भी हों। फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि इस तरह खुदकुशी की सोच आना, ये फिर भी कंपेयर टू अदर पीपल जो बाकी नेशनलिटीज के लोग हैं उनकी निस्बत हम लोग कम कॉल करते हैं। एशियंस। अच्छा। तो उस बारे में मैं अभी सोच रहा था कि क्या वजूहात हो सकती है। जी जी बिल्कुल, ये मैं क्वेश्चन में यही था कि क्यों ऐसा है। जी वो शाय हैं या बात नहीं करना चाहते कि क्या मतलब आपके पास तो सारे ये पेशेंट्स हैं, यहाँ पे सारी इंटरनेशनल सिटी है और तमाम नेशनलिटीज जो हैं यहाँ, तो फिर हमारे ही एशियंस जो हैं वो क्यों ऐसे कम हेल्प सीख करते हैं। एक जो वजह है हो सकती है वो ये है कि हम लोगों में बहुत ज्यादा इस तरह वो है, डर है कि अगर मैं कहूँ जिस तरह कि मुझे मेंटल हेल्थ डिफिकल्टी है, डिप्रेशन है या कुछ है, तो उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा। अच्छा, कोई मेरे साथ बात नहीं करेगा, कोई मुझे फॉर एग्जाम्पल जॉब नहीं देगा, तो ये इस तरह जो स्टिग्मा है ये एक मेरे ख्याल में काफी नेगेटिव उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा कुछ मिसकंसेप्शन भी है कि अगर मुझे कोई मेंटल हेल्थ का वो हो जाए तो जो है लोग मुझे जॉब से निकाल देंगे, मुझे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो उसमें आपने जो थर्ड पॉइंट अर्लियर रेज किया था, सिंगल लेबर जो हमारे हैं जिनकी फैमिलीज फॉर एग्जांपल बैक होम इंडिया पाकिस्तान में है, तो उन लोगों की बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। और उसमें एक तो ये है कि एक मतलब एक रूम में रहते हैं, दूसरे जो उनके साथ काम करने वाले होते हैं उनसे मतलब वो शर्म करना कि वो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह जो है ये डर, ये खौफ कि मेरे काम वालों को पता लग जाए तो वो क्या कहेगा, ठीक है।
اور پھر خود ہی کہ نہیں میں تو جو ہے مجھے تو یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ ہو سکتا ہے وہ, بلکہ اگر آپ دیکھ لیں ریسرچ کو تو ہر 4 میں سے 1 بندے کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ ڈیفیکلٹی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت ہوتی ہے. اگر ہم اپنی بھی اگر نظر ڈالیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بالکل سموتھ چل رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. بالکل جی, بالکل. تو اس سلسلے میں یہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ مطلب ہم لوگ کم ہیلپ وہ سیکھ کرتے ہیں. حالانکہ میں قطر کی جتنی تعریف کروں کم ہے, اس لحاظ سے کہ انہوں نے اتنے زیادہ فار ایگزامپل ڈاکٹرز امپلائی کیے ہیں اور ہیلتھ جو مطلب ساری لینگویجز بول سکتے ہیں. اردو والے ہیں ہمارے ساتھ, ملیالم والے ہیں, میں خود پشتو بھی بولتا ہوں, اس طرح آپ کے عربک آف کورس, انگلش ہے, بہت سارے لینگویجز کے ہمارے ساتھ کولیگز جو کام کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہمیں بار بار ریز کیا جاتا ہے, مختلف ایونٹس کیے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے. جیسے ابھی یہ ورلڈ ڈے ہے, مینٹل ہیلتھ ورلڈ ڈے جو ہے, اس میں بھی بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, امپورٹینس دی گئی جی اور دیتے ہیں. ہاں, اس کی یہی وجہ ہے کیونکہ جس طرح فار ایگزامپل ہارٹ اٹیک ہے یا فار ایگزامپل کینسر ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے میں ہاسپٹل نہ جاؤں تو میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے, اسی طرح مجھے شوگر ہے, اگر میں ہیلپ نہ کروں ٹھیک ہے میں چلتا رہوں گا کچھ مہینے تک, لیکن میری زندگی جو ہے ایک عذاب بن جائے گی. آفٹر جیسے کچھ مہینے یا 1 سال 2 بعد شاید مجھے کمپلیکیشن ہو جائے, میری گردے فیل ہو جائیں, ختم ہو جائے. تو ہمیں احساس ہے, لیکن یہی احساس ہمارا اس کے بارے میں یا پھر اس کے بارے میں نہیں ہے. میں تو بلکہ کہوں گا اکثر ہمارے جونیئر جو ڈاکٹر ہیں ان کو جب ہم ٹرین کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یہ خطرناک بیماری کے طور پر لیں, یہ نہ لیں کہ یہ چھوٹا سا کوئی ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے. جی ہاں بالکل. تو اسکیزوفرینیا ایک خاص قسم کی مطلب ہم بیماری اس کو ڈائگنوز تب کرتے ہیں کہ جس میں فار ایگزامپل ہمیں اس طرح آوازیں آئیں جیسے کوئی بات نہیں کر رہا پھر بھی ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہر وقت کوئی بات کر رہا ہے, وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے, مجھے کہا یہ کہو, ادھر جاؤ, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. کلیئر آواز آئے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ صرف دماغ میں سوچ آئے, کلیئر آواز آئے ہر وقت, ٹھیک ہے, کچھ مہینوں تک. اور ساتھ میں پھر ہم حد سے زیادہ شک کریں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم شک کریں کہ ہاں جی میرے پیچھے تو فلانی ایجنسی لگی ہوئی ہے, یا اس طرح میری بیوی یہ کر رہی ہے, یا جو ہے کوئی اور مجھے کنٹرول کر رہا ہے میرے دماغ کو, میرے تھاٹس کو. اور آپ مجھے بہت زیادہ بھی میرے ساتھ وہ کریں, مجھے سمجھائیں, لیکن میں 100% کنونس ہوں اور میرا کوئی ثبوت, کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں, لیکن بس مجھے پتہ ہے کہ ہاں جی یہ اس طرح ہو رہا ہے نا. اس کی وجہ سے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو میری تھنکنگ ہے وہ ایک مطلب ایک ابھی ہم بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل ایک مینٹل ہیلتھ پہ, تو میری تھنکنگ کبھی ایک بات پہ چلی جاتی, کبھی دوسری پہ, کبھی تیسری, کبھی چوتھی, میں ایک بات پہ نہیں رہتا. تو کیونکہ وہ اتنا ڈسٹرب بندہ ہو جاتا ہے. یا پھر یہ بھی سمٹم ہو سکتی ہے کہ بندہ نہ کسی سے بات کرے, نہ جو ہے کوئی ایموشن شو کرے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اپنا خیال بالکل نہ رکھے. یہ مطلب یہ سمٹم جاری رہے ہیں 6 مہینے یا اس سے زیادہ تک. اکثر اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری لائف بہت افیکٹ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اسکول کالج یہ اکثر شروع ہوتا ہے لیٹ ٹینز, جیسے فار ایگزامپل 17 سے 25 سال کی عمر میں, لیٹ ٹینز ارلی 20s میں. عورتوں میں تھوڑا دیر سے شروع ہوتا ہے, تو اس میں وہی پیک ہمارا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم یونیورسٹی کالج وغیرہ جاتے ہیں یا کام کرتے ہیں, یا اس طرح ہمارا رشتہ وغیرہ ہو رہتا ہے, وہ سارا افیکٹ ہونا شروع ہو جائے, اسٹڈیز ہماری ہم چھوڑ دیں. تو یہ والی جب اس طرح کی علامات آنا شروع ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ مطلب ایک تو یہ اگر میں باپ ہوں یا ماں ہوں تو آئیڈینٹیفائی کرنے کہ ہاں جی میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے, میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے. اگر مجھے خود ایسا ہو رہا ہے تو میں جو ہے مجھے چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤں اور ہیلپ سیک کر لوں, کیونکہ
इन बीमारियों की जिस तरह शुगर का आप दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं, इन बीमारियों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं दवाई से। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको हम शुरू में ही डायग्नोस कर लें। ठीक। डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही दवाइयाँ जो हैं शुरू की जाएं तो इस इशू के ऊपर ज़हनी जो मसाइल हैं उनमें, तो वो फिर आप कभी छोड़ नहीं सकते या उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जी जी। तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाई के। बल्कि मैं तो काफ़ी साल से, जब मैं यूके में भी था, अगर भी मैं बोलता था उनको कि आप एक टैबलेट लें ब्रूफिन की, आइबुप्रोफिन की, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। वो स्टमक में आपको डिस्कम्फर्ट कर सकता है, ठीक है ना, वो एसिडिटी कर सकता है और प्रॉब्लम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लेकिन जब आपका प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल आपका पाँव खुदा न करे किसी का फ्रैक्चर हो जाए, पेन बर्दाश्त नहीं होता, तो टैबलेट तो हमें लेनी पड़ती हैं ताकि वो पेन कंट्रोल कर लें। इसी तरह जब फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया है या सीवियर डिप्रेशन है, उसमें अगर प्रॉब्लम इतना ज्यादा है तो उस लिहाज से दवाई के फवायद ज्यादा हैं नुकसानात से, तो ये एक डिसीजन हमें लेना पड़ता है। इस तरह हर एक, आई डोंट नो, हम कैंसर की मिसाल दे रहे थे कि कैंसर की कीमोथेरेपी बहुत बहुत हैवी होती है, पूरे जिस्म पे बाल सारे चले जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, कमजोर इतना पड़ जाता है इंसान, लेकिन हम फिर भी लेते हैं, हमें पता है कि यार इसकी फवायद ज्यादा है। तो इसी तरह जो मेडिकेशंस हैं मेंटल हेल्थ की, उनकी भी फवायद और नुकसानात देख के जो है वो हम फैसला करते हैं। ऑफ कोर्स उसमें डिसीजन मेकिंग दोनों पार्टीज की इन्वॉल्व होती है। पेशेंट जो प्राइमरी डिसीजन मेकर होते हैं वो तो पेशेंट होता है, ठीक है, वो मिलके डॉक्टर के साथ डिसाइड करता है। जी। तो जैसे पेशेंट को आपने कहा, आमतौर पर तो जो बाकी डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं, उसमें डॉक्टर खुद से कहते हैं कि नहीं आपको ये दवाई लेनी है, तो आप इन पेशेंट्स के साथ फिर उनको अपने डिसीजन में शामिल करते हैं? जरूर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं खुद कन्विंस ना हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट हूँ, आपने मुझे बताया नहीं है कि ये गोली क्या करेगी, क्या फायदा है इसका, तो मैं क्यों लूंगा? ठीक है, मैं कहूंगा नहीं बस मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ दिनों तक ले लूंगा फिर बंद कर लूंगा। उसमें आपने मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई ये हो सकता है, ये आप दवाई लेंगे तो इसका ये होगा, दवाई नहीं लेंगे तो ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब मैं कन्विंस हूँगा तो मैं ज्यादा शौक से और रेगुलर तरीके से फिर दवाई लूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट, एक वेट गेन भी बहुत हो जाता है। जी जी। और अगर ये जो कोई यंग पीपल हैं, जो मेल फीमेल की बात की जाए, तो वो फिर उसमें आप क्या करते हैं? हाँ, उसमें क्योंकि ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, इससे कॉन्फिडेंस हमारा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, और वेट गेन से और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, और ज्यादा वो उसमें थोड़ा डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। हाँ, वेट गेन से शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी फिर ज्यादा रिस्क हो सकता है। अच्छा, उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें वेट गेन का रिस्क काफी कम होता है, कुछ दवाइयों में ज्यादा होता है। बाज़ औक़ात जब हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो डॉक्टर शायद हमें ऐसी दवाई दे ताकि हम जल्दी ठीक हो जाएं, जिसमें वेट गेन का हो। लेकिन जब हम ठीक हो जाएं उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं कि हाँ जी इस तरह है, अभी कोई इस तरह दवाई चेंज कर लें कि जिससे में वेट गेन ज़्यादा ना हो। तो वही डिसीजन वो प्रॉपर डिस्कशन से डॉक्टर के साथ मिल के और फिर एक डिसाइड करना चाहिए। बाज़ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें वेट गेन बहुत कम होता है, तो शुरू से ही मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि ऐसी दवाई हो कि जिसमें इस तरह के साइड इफेक्ट्स कम हो, बहुत कम हो। तो ये बिल्कुल ये डिसाइड आप कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। ठीक, तो इसमें जैसे जो मेडिसिन है वो कम से कम जिसके साइड इफेक्ट हैं वो आप उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो सारी इसकी जो डायग्नोसिस है या जो तशखीस है वो आप उसकी हिस्ट्री से ही लेते हैं या कोई और टेस्ट भी करवाए जाते हैं? हाँ, मेनली जो हमारा होता है वो हिस्ट्री से होता है, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ का जो हमारे सिम्टम्स हैं वो अच्छा, मैं अगर बेसिक पे चला जाऊं, मेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है, ये इसमें जो हमारे साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं वो थॉट्स हैं, जो सोच आती है, ठीक है,
फीलिंग्स हैं जो हमें मतलब एहसासात हैं, ठीक है, या जो फॉर एग्जांपल हमारी वो है मेमोरी वगैरह है, या जो हम किस तरह बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, ये बेसिक्स हैं हमारी मेंटल हेल्थ की, ठीक है। तो अभी ऐसा टेस्ट अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आया जिसमें उनको पता लगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, ये सोच ठीक है या गलत है। कोई ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं है कि वो कोई लेवल, मतलब ये नहीं हुआ कि क्या है, किस हद तक कि आप एक ब्लड टेस्ट कर लो और आपको पता लग जाए जी डॉक्टर यूसुफ आप तो ये नेगेटिव सोच रहे हैं क्योंकि ब्लड टेस्ट में आ गया है। तो क्योंकि वो सिम्टम ही ऐसी है ना। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन का मतलब ये है कि कहीं जरासीम आ गया है जिससे मेरा बॉडी मतलब फाइट कर रहा है, तो उसमें एक कुछ सेल्स होते हैं वाइट सेल्स, उसका लेवल बढ़ जाता है। अब खून का टेस्ट करेंगे तो वाइट सेल्स आपको नजर आ जाएंगे। तो ये अभी जो तो इसमें तो मेरे एहसासात हैं, मेरे ख्यालात हैं, उसमें मतलब टेस्ट अभी इंशाल्लाह काफी डिस्कवरीज हुई हैं। उस दिन भी हम एक सेशन अटेंड कर रहे थे, कैम्ब्रिज से लोग आए थे, वो बता रहे थे किस तरह ऐसे MRI स्कैन हैं जो आपको बताते हैं कि मतलब जब स्पेशल किस्म के ब्रेन एरिया एक्टिवेट होते हैं बाज एहसासात में या बाज सिचुएशंस में ना, जब एक खास दिमाग का एरिया काम करता है तो कौन सा एरिया मतलब उसका लाइट अप होता है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में अभी नहीं आए। अच्छा, तो टेस्ट के हवाले से हम ये करते हैं, एक तो हिस्ट्री लेते हैं डिटेल में, एक हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, ठीक है, और सब बहुत जरूरी है कि उसकी हम बोलते हैं कोलैटरल हिस्ट्री के उसके फैमिली से, उसके फ्रेंड से हम कहते हैं कि हाँ जी उसका क्या बिहेवियर है, क्या किस तरह, तो उनसे भी आप हिस्ट्री लेते हैं, बहुत जरूरी है। और साथ में फिर टेस्ट करते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह कुछ मेंटल हेल्थ बीमारियां हमारे फिजिकल हेल्थ की वजह से भी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, उसमें भी डिप्रेशन होता जी, है, उसमें भी हाँ, तो उसमें ब्लड टेस्ट वगैरह कर लें, ठीक है। फिर बाज़ औक़ात, हमेशा नहीं, बाज़ औक़ात हम CT स्कैन या MRI वगैरह भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ जी ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, कोई स्ट्रोक वगैरह इस तरह तो नहीं है जिसकी वजह से ये मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह मरीज के सिम्टम है, तो इस तरीके से हम डायग्नोज करते हैं, पता लगाते हैं। जी, इसमें आपने जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया की बात की डॉक्टर, इसमें आप ट्रीटमेंट जैसे हिस्ट्री के बाद फिर आप मेडिसिन ही शुरू करते हैं या उसमें काउंसलिंग भी हेल्पफुल होती है? जी हाँ, बिल्कुल, मेडिसिन जो है वो एक एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का, उसमें और बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट को एजुकेशन हो, उनको अपनी बीमारी का पता हो, कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से बीमारी ज्यादा बढ़ रही हो, फॉर एग्जांपल कोई खुदा न करे चरस गांजा वगैरह पी रहा है, तो उसको मतलब किस तरह मैनेज करे, किस तरह ना पिए, छोड़ देना, सपोर्ट उसके लिए। और साथ में फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल थेरेपी या टॉकिंग थेरेपी होती है, तो उसमें जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बातों के जरिए और आपके साथ वो होमवर्क कर लेते हैं, आपको बताते हैं अच्छा जी डायरी ले आए, डायरी अच्छा ये लिख लें आप क्या क्या सोच रहे हैं, ये क्यों सोच रहे हैं, इसका कोई और वजह भी हो सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सेशंस करते हैं, अक्सर सेशन 6 से 12 सेशन तक हो जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको ट्रेन कर लेते हैं एक तरीके से कि किस तरह आप अपने सिम्टम को कंट्रोल करते हैं। तो साइकोलॉजिकल थेरेपी बहुत ज़रूरी है। फिर बाकी एस्पेक्ट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्क का कोई प्रॉब्लम है या सोशल कोई एस्पेक्ट्स है, उनको मैनेज करना, तो इसको हम बोलते हैं बायो साइको सोशल। तीनों से, बायोलॉजिकल का मतलब है कि जो फिजिकल कॉजेज हमारी हैं, साइकोलॉजिकल हैं, फिर जो सोशल इश्यूज हैं, तीनों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इस तरह से वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो सकती हैं, मगर ये छोटा से छोटा जैसे है इशू है तो उससे फिर जो बड़ा इशू हो सकता है, जैसे आपने पर्सनैलिटी की बात की, और ये सबसे अहम बार हमारे जो लिसनर्स की तरफ से पहले भी ये क्वेश्चन था, जब पहले भी जैसे प्रोग्राम आपके साथ किया कि ये बहुत इश्यूज जो हैं वो आते हैं जॉब्स में, जैसे आपने हमें बताया है कि हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं, फैमिली नहीं है, और इसके अलावा आप ऑफिस में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उसे कैसे आप क्या कहते हैं, किस तरह से
मेडिसिन तो आपने बता दिया देते हैं, मगर और क्या काउंसलिंग क्या करते हैं? हाँ, मेडिसिन तो मतलब सिर्फ उस वक्त देते हैं अगर कोई बीमारी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए। मेडिसिन तो मतलब एक सीवियर लेवल पे होता है। प्राइमरी तो हमें खुद ही मैनेज करना होता है। एक तो जिस तरह मैंने अर्ज किया अर्लियर के इस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सबसे पहले तो बंदा पता लगा ले कि है ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर लूँ, अपने बीवी के साथ डिस्कस कर लूँ कि इस तरह हो रहा है। हाँ, आप क्या कहती हैं? हाँ जी बिल्कुल प्रॉब्लम तो है। वो बंदा तो बहुत मतलब आप पे चढ़ाई कर रहा है बगैर किसी उसके, अपनी बेइज्जती कर रहा है सबके सामने। ठीक है, उसको बंदा लिख ले डेट टाइम के साथ और उसको रिपोर्ट करे। पहले तो उसके साथ बंदा बोल सकता है, अगर वो मतलब रिपोर्ट नहीं करे कि हाँ जी जिस तरीके से आपने बात की मेरे ऊपर बहुत उसका गलत असर हो गया या मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ जिस तरीके से आप बात करते हैं, शायद दूसरे बंदे को पता ना हो कि वो उसका रवैया किस तरह है। नहीं हो तो फिर उसको मतलब एस्केलेट करके आप बात कर सकते हैं। जो बुलिंग एंड हरासमेंट है काम पे, वो तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसकी वजह से तो हम बहुत गलत हम पे असर हो सकता है। तो उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपने काम वाले पे, जो HR वगैरह होते हैं। अच्छा, उसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है कि मैं अपना ख्याल कैसे रखूं, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि नींद बहुत ज़रूरी है। नींद हमारी जो मेंटल हेल्थ के लिए है और जो एक किस्म का रिपेयर हो जाता है ब्रेन में। ठीक है, वो अपना बहुत कोशिश करें कि नींद को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, नींद अच्छे तरीके से करें। ठीक है, अपने खाने का रेगुलर रूटीन रखें, ख्याल रखें। ठीक है, इस तरह बात करें। नींद जो है कितनी मतलब कितने आवर्स की? वैसे तो कहते हैं कि 8 घंटे की नींद है, मगर आजकल के मेरा ख्याल है बहुत कम ही ऐसे अफराद होंगे जो कि ये टाइम जो है वो परफेक्ट। तो आपके ख्याल में कितनी नींद जो है हमारी ज़हनी सेहत के लिए ज़रूरी है? हाँ, हम में से हर एक का जो है यूनिक हमारा बॉडी है, तो इसमें ये हम रिजिड नहीं बोल सकते। हाँ 8 घंटे, बाद लोगों के लिए 6 घंटे काफ़ी है, बाद लोगों के लिए 9 घंटे भी काफ़ी नहीं है। तो एनीथिंग बिटवीन 6 to 9 या इस तरह ना थोड़ा बहुत ऊंच नीचे। ये कंटिन्यूस होनी चाहिए, मतलब मुसलसल नींद में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 3 घंटे पहले हैं, फिर 3 घंटे आप और सो जाते हैं, तो इस तरह 6 घंटे पूरे हो गए। तो इस तरह से या फिर कंटिन्यूस बेहतर है, क्योंकि इस तरह हमें मतलब बनाया है गॉड ने कि रात को हम सोएं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जो शुरू के 90 मिनट्स होते हैं उसमें उसको बोलते हैं स्लो वेव स्लीप या डीप स्लीप। वो उसमें बहुत ज़्यादा रिपेयर होती है, दिमाग से जो मतलब जो नुकसानदेह मवाद होता है वो निकल जाता है। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी लाइट स्लीप होती है, फिर डीप स्लीप होती है। एक इस तरह साइकिल में पूरा हमारा रात गुजरती है। हमारे 8 घंटे हैं जितने भी है ना, तो कंटिन्यूअस स्लीप बहुत ज़रूरी है उस लिहाज से। जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। ये प्रोग्राम जो आज हमने बड़ी एक अहम इशू पर बात की, आप रिपीट में सुन सकते हैं हफ्ते की सुबह 10 बजे और इतवार को रात 11 बजे ये प्रोग्राम दोबारा नश्र किया जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना, क्या आप मैसेज क्या देंगे कि किस तरह से हम ये जो इशू है जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर जो मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, उससे कैसे बचा जा सके, अपने आप को किस तरह से हम रखें? हाँ, मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ा मैसेज है जो शुरू में भी हमने डिस्कस किया, वो ये कि हम मतलब इस खौफ से निकल आए कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसका कोई हल नहीं है। मतलब अगर मुझे कुछ हो जाए तो डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, उसके लिए हेल्प है, तो और हमें हेल्प अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप
قطر میں ہیں تو ادھر بڑی اچھی سروسز ہیں, تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بعض اکثر بلکہ زیادہ تر آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی, تو اس میں آپ اپنا اس طرح لائف سٹائل وہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو مطلب پھر ریکور محسوس کروا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک میسج اگر میں دینا چاہوں تو پلیز آپ جو ہے خوف سے نکل آئیں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے, ہمارے لسنر ہیں اور ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو سوال کچھ تھوڑا یہ ہے کہ ان کا دوست ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پلو یعنی تکیہ استعمال کرنے کے بعد ان کا سر بھاری ہو جاتا ہے, جی ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ٹائم تو کم ہے مگر بتا دیجیے. جی جی اچھا, شاہد سلطان اعظمی صاحب ہیں ہمارے لسنر. تھینک یو سو مچ. تو اس میں تو مطلب بہت ساری کوزز ہو سکتی ہیں, مطلب آپ اگر پلو انکمفرٹیبل ہے تو نیک وغیرہ کا مطلب پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی, کبھی کبھی نیک کا پین سر میں چلا جاتا ہے نا, ہیڈیک وغیرہ ہو سکتی ہے. مگر ہمارے ٹاپک جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نیند نہیں پوری ہو رہی, سر کیوں بھاری ہے. جی پلو تو ایک ایسے بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے آپ اگر لنک کرنا چاہیں تو بیسٹ چیز تو یہ ہے کہ اپنے جو پرائمری کیئر ڈاکٹرز ہیں ان کو دکھا دیں, وہ ایگزامن وغیرہ کر لیں گے, سارا کچھ وہ کر لیں گے. تو کوئی بھی ایشو ہوگا تو انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے, بہت جو اہم پوائنٹس ہیں وہ بتائے, اور جو پرسنالٹی ہے اپنی آپ اس کو کس طرح ہم امپروو کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایشو ہے تو اسے کیسے ہم سالو کر سکتے ہیں. تو لسنرز ایک بار پھر میں آپ کو بتاتی چلوں, کوئی بھی ایسا ایشو ہو بالکل آپ فری ہوں اور ڈرنا بالکل نہیں ہے, آپ کال کر سکتے ہیں 16000 پر اور اس کے ہیلپ لے سکتے ہیں. اس پہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اپنی لینگویج, 2 کو آپ نے پریس کرنا ہے, اس کے بعد پریس 4 کو پریس کرنے کے بعد آپ پھر مینٹل ہیلتھ جو سروسز ہیں وہاں آپ کا لنک ہو جائے گا ڈائریکٹ ڈاکٹرز کے ساتھ. تو کوئی بھی بات ہو, چھوٹے سے چھوٹا ایشو ہو, وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور اس طرح پھر آپ کی پرسنالٹی اور انشاءاللہ بہتر جو مستقبل بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور باقی لائف بھی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی لسنرز ڈاکٹر یوسف اقبال جو کہ کنسلٹنٹ ہیں سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ میں, اور فوزیہ شفیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.